2 का स्क्वायर 4 into 1, so it is 2 into 4, ठीक है ना यहाँ तक? यस, इट इज करेक्ट, इट इज 4 वाट। यहाँ आ गई। एक रेजिस्टेंस और है हमारे पास, इट्स वैल्यू इज 3 ओम। So I is in this resistance is 1 ampere and it is I square R. So it is 3. So it is 1 का square 1 and it is 3 watt. Now, a very interesting result. We have two active element that is giving you power 7 watt. Agree? -2, -5, -7 watt. And we are having two passive element. They are consuming 7 वाट, यानी कि जितनी पावर सर्किट में डिलीवर हो रही है उतनी ही एब्जॉर्ब करी जा रही है। न्यूमेरिकल इज 100% करेक्ट। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल को चेक करना है कि ये वो सर्किट सही है नहीं, तो आप केसीएल को वेरीफाई कराइए, केवीएल को वेरीफाई कराइए, या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को वेरीफाई करा दीजिए। अब एक बात और खास है इस क्वेश्चन में, खास बात क्या है यहाँ पर ये देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता सिर्फ कि 2 वोल्ट के थ्रू पावर बताओ, तब मैं मजबूर हो जाता है प्लस और माइनस लेने पर। बट उसने ऑलरेडी बोल दिया है पावर डिलीवर्ड बाई 2 वोल्ट। जो बंदा पावर डिलीवर करेगा वो तो नेगेटिव ही होगा। तो यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 2 वाट और -2 वाट। तो अगर क्वेश्चन में लिख दिया है बर्ड डिलीवर, तो आपको पॉजिटिव ही आंसर लेना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ये कह देता कि पावर बताओ 2 वोल्ट, तब हम माइनस वाला ऑप्शन चूज कर सकते थे, ठीक है। बट अगर ये भी ध्यान रखना, अगर माइनस वाले ऑप्शन है ही नहीं तो हमारी मजबूरी है प्लस वाले ऑप्शन लेने की, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल में वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको देखते हैं क्या है। हमारे पास क्वेश्चन सेकंड में पूछा जा रहा है कि जो 24 वोल्ट की बैटरी है वो कितनी पावर डिलीवर कर रही है। अब देखना है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी माइनस है ही नहीं, जबकि डिलीवर के लिए तो माइनस होता है। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि जो डिलीवर है उसके लिए डिलीवर का इनहेरेंट मीनिंग है कि वो नेगेटिव पावर होगी, बट शो नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं 24 और जो 6 है वो पैरेलल में है। तो जो IR है, जो IR की वैल्यू हो गई वो हो गई 24/6, दैट इज कितना? 6 चौक 4 एम्पियर। और अगर ये 4 है तो ये हो गया 8 एम्पियर, ठीक है। बट ये दोनों पैरेलल भी, सब कुछ पैरेलल में है। तो मेरे को चाहिए सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो क्या सॉल्व करना है? सिर्फ 24 वोल्ट की बैटरी करना तो बहुत ईजी है। तो यहां से आ रही है, इधर आ रही है 4, इधर जा रही है 8। तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे 12 आना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। ये अगर सब केसीएल को वेरीफाई कराना है तब 12 इन हुई, 12 का जो पार्ट 4 है वो इस 6 ओम में आ गया और बाकी सब किधर ट्रांसफर हो गया? 8। केसीएल वेरीफाइड, तो हमें पता चल गया कि जो इनपुट पे करंट है वो 12 एम्पियर है और आप केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे बताना था पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 24 वोल्ट की बैटरी के थ्रू। चेक करते हैं, पावर में होना चाहिए नेगेटिव, बट ऑप्शन में नेगेटिव तो है ही नहीं, तो आंसर कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो पावर इज जस्ट V into I, सो वी हैव 24 into 12, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 24 10 जा 240 और 2 बार और करूंगा तो ये जाएगा 48, 24 दूनी 48 और वी हैव एडिंग 8, सो वी हैव 288 वाट ऑप्शन। इधर एनी ऑप्शन? यस, वी हैव ऑप्शन नंबर D, सो इट इज करेक्ट D ऑप्शन, ठीक है। तक नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कन्वेंशनल टाइप इसीलिए बनाया कि फिर से ये सारे रूल क्लियर हो जाएं कि किसी भी सर्किट में जितना पावर का सम है वो 0 होना चाहिए, और पावर का सम 0 है तो इस थ्योरम का भी नाम होता है टेलिजेंस थ्योरम, और वो सिर्फ किरचॉफ लॉ पे आधारित है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। सो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? फॉर द गिवन सर्किट फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड आल्सो वेरीफाई द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 में करा था कि हमें बताना था कि सम ऑफ पावर 0 के बराबर है या नहीं। यहाँ आया था -7 + 7 बराबर 0। सर्किट बिल्कुल सही था। अगर आप इसको भी घर पे वेरीफाई कराना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ना। 5 वोल्ट एंड 1 ओम आर इन सीरीज, सो इट इज 5 डिवाइड बाय 1, दैट इज 5 एम्पियर, and voltage in parallel, so it is 5 volt. Agree? Now this is in parallel, so it is also having 5 volt. Now one thing is remaining,
करंट सोर्स के पास वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस के पास दोनों चीज पता है, बट रह क्या गया, जो 5 वोल्ट की बैटरी है उसके पास मुझे करंट नहीं पता है। तो चेक कर लेते हैं क्या सिनेरियो है भाई। इस पे मैं केसीएल लगाता हूं इस नोड पर। तो मैंने बताया था जब भी किसी ब्रांच पर करंट की डायरेक्शन नहीं पता है आप सिर्फ उसको अभी माने। तो मैंने मान लिया अभी अपनी तरफ से आई, यहां पर आपको पता ही चल गया +5 और इधर से आ रही -5 इक्वल्स टू 0। सो आई की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है यहां तक। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड पावर डिलीवर बाय द वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसकी तो पावर 0 ही होगा क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू 5 बट करंट की वैल्यू कितनी है 0 वाट। बट स्टिल अभी भी जो सर्किट में है एनर्जी कंजर्वेशन रूल फॉलो होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। इधर एक्टिव और इधर जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है उतनी ही एनर्जी क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक, सॉरी डिसिपेट होगी। चेक करते हैं। 5 वोल्ट जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है उससे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रही है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी 5 एम्पियर के थ्रू। सो आई कैन राइट 5 जो दैट इज -25 वाट। ठीक है, 25 वाट। अब इतनी एनर्जी अगर जनरेट हुई है तो इतनी खर्च भी होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। करंट की वैल्यू है 5, वोल्टेज की वैल्यू है 5, तो P in 1 ohm is equals to 5 into 5 that is 25 watt. Now the sum of power is 0, that is summation of power is 0. I can apply -25 plus 25 equals to 0. अब आपको रीजन क्लियर होना जाना चाहिए कि जो एक्टिव एलिमेंट है उनमें हम पावर को नेगेटिव शो करते हैं और जो पैसिव एलिमेंट है उनमें पावर को पॉजिटिव शो करते हैं। अगर मैं एक्टिव एलिमेंट को नेगेटिव से ना शो करूं, पॉजिटिव से ही शो करूं, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन रूल को कैसे ऑबे कराऊंगा। इस वजह से हम एक्टिव एलिमेंट जो है उनमें इनमें जो पावर है वो नेगेटिव से शो करते हैं और जो पैसिव एलिमेंट है उनमें पावर को किस तरीके से शो करते हैं, पॉजिटिव से, जिससे कि हम क्लियरली वेरीफाई कर पाए कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज होल्ड टू एवरी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमने 3 न्यूमेरिकल देखे। तीनों न्यूमेरिकल में खास बात क्या है ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में वर्ड डिलीवर गिवन है तो आपको आंसर लेना है प्लस। ठीक है, ये न्यूमेरिकल से ही सीखना है आपको क्योंकि एज इट इज कोई थ्योरी आपको नहीं मिलेगी कि आपको हर चीज मिल जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल से बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करा, पूछ रहा है वर्ड डिलीवर ही कहा है। वर्ड क्या कहा है, डिलीवर, बट यहाँ तो नेगेटिव ऑप्शन में ही नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक हुई। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है कि जो 5 वोल्ट की बैटरी है वो 0 पावर डिसिपेट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आंसर 0 ना आए। इन चीजों का भी बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है ये एक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है और उससे जो एनर्जी पावर जनरेट हो रही है 25 वाट की, वो सारी की सारी पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है। और जो 5 वोल्ट की बैटरी है वो कोई काम नहीं कर रही है, इसके थ्रू जो पावर है वो कितनी है, 0 वाट। तो ये हुआ हमारा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में। मैंने आपको थ्योरी भी बता दी, न्यूमेरिकल भी बता दिए। अब हम अपने टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट में एक पार्ट पढ़ा, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। अब हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट द लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। तो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर ले रहा हूं, लीनियर और नॉन लीनियर। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में समझेंगे। नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो पहले इजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। द एलिमेंट विच obey the Ohm's law or follow the y equals to mx line is called linear element. So element which obey the Ohm's law or follow the y equals to mx line equation is called the linear elements। ठीक है, so अगर मैं बात करूं इसकी, अगर आपने देखा हो y equals to mx ग्राफ यही होता है
और यही हमारा ओम्स लॉ का भी ग्राफ होता है, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया द एलिमेंट विच फॉलो द obey the Ohm's law or the follow the y equals to mx line is called linear elements। ये काफी इजी डेफिनेशन होगी। इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को दोनों क्वाड्रेंट में बनाऊं, ठीक है, सो द एलिमेंट विच हैज सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक अराउंड अबाउट द ओरिजिन in opposite quadrant is also called the linear elements। So if element is having similar and the element is having symmetrical characteristic with respect to origin in opposite quadrant, and it is also called linear elements। तो अगर मैं बात करूं जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट और थर्ड में लीनियर है, और सेकंड और फोर्थ में भी कैसा है, ये लीनियर, ठीक है। ये हो गई दो डेफिनेशन है इसकी। थर्ड पॉइंट में अगर देखता हूं, the element which obey the principle of superposition is also called the linear element। So the element which follow the property of superposition is called द लीनियर एलिमेंट। अभी सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी इसको डिटेल में देखेंगे, पहले हम नॉन लीनियर की बात कर लें। सो द एलिमेंट विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, एग्री। दूसरी डेफिनेशन इसके बारे में बात करें, द एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो द y इक्वल्स टू mx लाइन, लाइक इफ वी आर हैविंग k i स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखते हैं जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो स्क्वायर रिलेशन, और स्क्वायर रिलेशन कभी भी लीनियर नहीं होगा। सो द एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो द y इक्वल्स टू mx लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट, एग्री। थर्ड थिंग अगर देखते हैं, सेकंड थिंग इसमें भी देखते हैं, सो दैट इफ एलिमेंट इज हैविंग सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अपोजिट कार्बन, देन इट इज the linear element। Now if you see the diode characteristic, it is I, it is V, so diode characteristic is like that, यही होती है। So if you see the diode is not having the symmetrical characteristic in opposite quadrant, so it is a non-linear element। or if you see the equation of the diode, I equals to I naught e की power n vt and v upon vt, यही इक्वेशन होती है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है या लॉगरिथमिक रिलेशन है वो सारे कैसे होते हैं, नॉन लीनियर रिलेशन होते हैं। नाउ द एलिमेंट व्हिच डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन इज आल्सो कॉल्ड द नॉन लीनियर एलिमेंट, एग्री। अब हम जो फोकस करना चाह रहे हैं कि लीनियर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं या सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज जस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ये तो बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इधर देखते हैं, फोर्थ पार्ट पहले एक बार कवर कर लें कि इनमें दोनों में क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो फोर्थ पॉइंट में देखते हैं लीनियर एलिमेंट्स के अगर एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स जो हैं वो हैं R, L और C। जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। अगर आपको रेजिस्टेंस की और इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक पता हो तो ये लीनियर है, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, एग्री। नेक्स्ट चीज और देखते हैं, अगर यहां बात करें हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स की, अगर मैं बात करूं तो आपका पहला एग्जांपल हुआ डायोड का, बीजेटी का। और अगर मैं बात करूं पावर का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू आई स्क्वायर आर, और
वी स्क्वायर बाई आर। तो चेक करते हैं आई स्क्वायर और वी स्क्वायर, ये सारे रिलेशन कैसे हैं, स्क्वायर रिलेशन है और स्क्वायर रिलेशन कभी भी लीनियर नहीं होगा। तो डायोड, बीजेटी और पावर का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। अब थोड़े से और एग्जांपल को बढ़ाते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको कुछ अच्छी बात समझ में आए। हमारे पास दो तरीके की कोर होती है, एयर कोर होती है और एक आयरन कोर होती है। एयर कोर जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में, और जो आयरन कोर ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं। एयर कोर ट्रांसफार्मर साइज में छोटे होते हैं और जो आयरन कोर ट्रांसफार्मर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। उसका भी अंतर आपको ट्रांसफार्मर समझ में आएगा जब आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि एयर कोर और आयरन कोर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले मैं जो लीनियर है उसको लेता हूं एक तरफ और जो नॉन लीनियर है उसको एक तरफ लेता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर कनेक्ट करूं, आपने देखा हुआ एक रिलेशन दैट इज B इक्वल्स टू म्यू H, B इक्वल्स टू म्यू H, that is mu naught H. Then if it is V equals to mu naught H, then it is air core. It is air core. For the air core, the BH curve. For the air core, the BH curve is linear. BH curve is linear. Agree? So the air core transformer can be categorized into the linear elements because BH curve is linear and they don't have any saturation. But if you see the relation B equals to mu naught mu R into H. Agree? So if you see the relative permeability, it is the mu upon mu naught. So mu equals to, from this mu equals to mu naught mu R. Agree? But the relative permeability for the air or the vacuum is 1. That's why air 1, because in air core we don't have any core, only air. So for the air the relative permeability is 1. That's why the expression is getting this. But for the iron core, we have the permeability of the free space as well as the core, and the permeability of the core is very, very high as compared to the free space, and we are using core for getting more and more flux or flux density in the machines or in the transformer. So we have the relation V equals to mu naught mu R H. Now if you plot the curve for the air core transformer, we see the curve like this, and this curve is we have some saturation point on that. So this curve is non-linear. This is the linear curve and this is the non-linear curve. So we have classified the linear and non-linear curve of the magnetic circuit. This relation is for the air core, this relation for the iron core, and air core transformer are linear because its BH curve is having linear curve, no saturation. But in iron core transformer we have the relative permeability of the core. Due to this core the BH curve is linear and we are having saturation. थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं अगर आपको काम की लगे. If we are having a air core then we don't have saturation, but if we are having iron core then we have a saturation. So air core do not causes saturation but iron core causes saturation. But there is an advantage of iron core. For the iron core we have higher permeability, but for the air core we don't have higher permeability. But the advantage of air core is what? The advantage of air core is what? Air core transformer is small in size, but the iron core transformer is bigger in size. So ये हो गया हमारा किसके बारे में, लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स, और हमने अपने लीनियर और नॉन लीनियर के कॉन्सेप्ट को कहाँ कनेक्ट करने की कोशिश की, इसको मैग्नेटिक सर्किट से भी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की। अगर मैं और बात करूं एग्जाम्पल की, तो कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं घुस जाऊं तो कंट्रोल सिस्टम में दो तरीके के फीडबैक होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूं, सो नेगेटिव फीडबैक
is linear, negative feedback is linear, but we have also the positive feedback. We have also the positive feedback. So positive feedback that is used in oscillator, and the negative feedback is used in कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो नॉन लीनियर है एंड नेगेटिव फीडबैक जो है वो लीनियर है. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो क्या होंगे आप पढ़ते जाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएंगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो अब तक हमने देखा लीनियर, नॉन लीनियर, उनके एग्जाम्पल देखे. अब हम थोड़ी सी बात कर लें, फोकस कर लें कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है. तो हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी पे और द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक, नाउ वी विल स्टार्ट द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी. Now we will see the superposition property. Superposition property. Superposition property consists of two property: additivity, and the next one is called homogeneity, and is also called scaling property. So for an element to be linear, it must obey the two property, additivity and homogeneity. If any one of the violation occurs, then that element becomes non-linear. So for a perfect linear elements, both property should be obeyed. यानी क्या दोनों प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. और अगर एक भी प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं करेगा तो वो एलिमेंट जो है किस कैटेगरी में दे दिया जाएगा, नॉन लीनियर की कैटेगरी में भेज दिया जाएगा. अब एडिटिविटी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. सपोज कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहां तक हमने फर्स्ट टाइम जो इनपुट दिया, अगर हमने फर्स्ट टाइम इनपुट दिया 10 वोल्ट, तब हमारा जो आउटपुट आया वो है 20 वोल्ट. ठीक है, सेकेंड टाइम हमने जब इनपुट दिया तो हमने दिया फिर 10 वोल्ट, फिर जो आउटपुट आया वो आया 20 वोल्ट. अब हम अगर नेक्स्ट टाइम में अगर इनपुट कंबाइंड दें, इनपुट इज 20 वोल्ट, देन योर आउटपुट शुड कम आउट टू बी 40 वोल्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुपरपोजिशन, मीनिंग ऑफ द होमोजेनिटी प्रॉपर्टी. होमोजेनिटी प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग ये है, अगर हम इनपुट में किसी चीज से स्केल्ड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उतनी ही चीज जो है आउटपुट में भी स्केल्ड होनी चाहिए. लाइक एग्जांपल देखते हैं, सेम डायग्राम लेते हैं, उसी पे एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं. सपोज वी आर हैविंग द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन, वी इन एंड वी हैव आउटपुट. सपोज मेरा पहला इनपुट था 10 और इसकी वजह से जो आउटपुट आया कितना आया, 20 आया. और इनपुट जो है दूसरा इनपुट फिर मैंने 10 लगाया, आउटपुट कितना आया, 20 आया, V01, V02. सो नाउ कंबाइंड इनपुट लगाया मैंने 20 वोल्ट, तो जो मेरा आउटपुट आया वो कितना है, 40 वोल्ट. चेक करते हैं. अब स्केलिंग का मीनिंग क्या है. स्केलिंग का मीनिंग ये है, अगर मैं इनपुट में 2 से गुणा कर रहा हूं, दैट इज 40 कर रहा हूं, तो आउटपुट में भी कितने की स्केलिंग होनी चाहिए, 40 की होनी चाहिए. तो 40 into 2, that is 80 volt. So this is the meaning of scaling. So for a perfect linear element, we must have two property: the additivity property and the property of homogeneity. Now एक example और cover करते हैं कि why we are not applying the superposition theorem for power calculation and only use for the voltage and current calculation. Why the power relation, exactly power का जो current का relation है या power और voltage का relation है वो नॉन लीनियर क्यों हो जाता है, देखते हैं उसी को भी ना. करते क्या है हम लोग, हमारे पास अगर आपको पता हो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोगों ने पढ़ ही रखी है, ठीक है, यहां तक. तो बढ़ते हैं आगे. एक हमारे पास सोर्स है V1, ये रहा R, और एक सोर्स है मेरे पास यहाँ
V2। एग्री? फर्स्ट मैं V1 की वजह से अगर देखता हूं तो V1 की वजह से जो है, V1 मेरा इनपुट है, इसकी वजह से जो पावर है वो है I1 स्क्वायर इंटू R, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं V1 को यूज कर रहा हूं, V2 को ऑफ कर रहा हूं, तो उस समय पावर थी ये। अब मैं V2 को यूज कर रहा हूं, V1 को क्या कर रहा हूं, ऑफ कर रहा हूं, तो पावर है P2 इक्वल्स टू I2 स्क्वायर इंटू R। नाउ अब मैं टोटल इनपुट दे रहा हूं V1 और V2। टोटल इनपुट क्या दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द एडिटिविटी प्रॉपर्टी। सो पावर क्या होनी चाहिए, पावर ओनली P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। एग्री? सो पावर होगी I स्क्वायर R, ठीक है ना, I स्क्वायर R। एग्री? सो बट अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ूं तो हमारा जो आंसर आएगा इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं जोड़ता हूं तो P1 प्लस P2 जो है वो आ रहा है I1 स्क्वायर R, I2 स्क्वायर R। डन। बट प्रॉब्लम क्या है, जो इक्वेशन 3 है वो पावर दे रही है, टोटल पावर दे रही है I स्क्वायर R। अब जरा यहाँ पे फोकस करते हैं। फोकस क्या करना है, जब V1 दिया था तब यहाँ पर करंट थी I1, और जब V2 दिया था तो करंट क्या थी I2। बट टोटल जो करंट आई है इन दोनों की वजह से वो आई है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है यहाँ तक। अब जो टोटल पावर आनी चाहिए वो आनी चाहिए थी I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू R। अब इस A प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला को खोलते हैं, I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर R प्लस 2I1 I2 इंटू R। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो P1 और ये P2 है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है I1 I2 इंटू R। यही तो टोटल पावर है। क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की पावर है, क्या वो थर्ड से बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। इसी वजह से जो हमारा पावर का प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन थ्योरम में, वो कैसा है, नॉन लीनियर। और इसका और अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो मैं सुपरपोजिशन थ्योरम में सारी चीजें कवर करूंगा कि क्यों जो सुपरपोजिशन थ्योरम है पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं और क्यों ये वोल्टेज कैलकुलेशन और करंट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर और नॉन लीनियर। इसके आगे थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा। जो लीनियर एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है। जो लीनियर एलिमेंट्स हैं, लीनियर एलिमेंट्स की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। फर्स्ट, तो लीनियर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर लीनियर एलिमेंट्स इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखते हैं। If you are applying input, sinusoidal input, that is Vi equals to Vm sin omega t to a purely resistive circuit or purely inductive circuit or purely capacitive circuit, then your output current may be Im sin omega t. For the resistance, for the inductor, it is Im sin omega t minus pi by 2. For the capacitor, it is Im sin omega t plus pi by 2. मीनिंग क्या है? बस करंट का जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा टी, वही फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट में है, आप चेक कर सकते हैं। सो फॉर द लीनियर एलिमेंट्स द इनपुट एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म रिमेन सेम। फिर उसको देखें, अगर आप सेम साइनोसाइडल वोल्टेज जो है चाहे R पे लगाएं, L पे लगाएं या C पे लगाएं, you are getting sinusoidal voltage with plus minus or shifting of plus minus for the L and C, and same exact phase in for the resistance. So we have the input and output waveform are same. In case of linear elements,
But in case of non-linear elements, if you see the diodes for the half wave circuit, the negative half is clipped. For the full wave, you are getting your output for the upper part. And if you see the application of the diode in clipper and clamper, you see that the waveform is clipped. Agree? So in case of non-linear elements, we don't have such property. So this is about the linear elements and non-linear elements. In the next part, we will see the unilateral and bilateral elements.